शांति, परम शांति रीटा बहन, आपका शांति बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ बापूजी को, सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हमारी लाइफ दिन प्रतिदिन स्ट्रेसफुल होती जा रही है, राइट? तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है, वो सिचुएशंस तो कभी बदलती नहीं है, लेकिन हम उस स्ट्रेस में किस तरीके से उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो कंप्लीट आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर रीटा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस को हम कैसे डील कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं और इसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल प्ले होता है। बाकी गोज टू रीटा बहन, वो हमें सारा बताएंगे इसके बारे में। डेफिनेटली स्ट्रेस इतना कॉमन टॉपिक है, छोटे हों, बड़े हों, हाउसवाइफ हों या वर्किंग हों या मैन हो, वुमेन हो, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। कभी ना कभी अपने जीवन में वो स्ट्रेस का सामना करते ही हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है या जिस सराउंडिंग्स में, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, चाहे ये सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हाँ जी। फाइनेंशियल हो, जो भी जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हमारी लाइफ में किसी भी घटना के घटित होने से किसी भी तरीके का दबाव अगर हम महसूस करते हैं, तो उस दबाव के रूप में हमारा शरीर या हम किस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं, क्या रेस्पॉन्स होता है हमारा, क्या रिएक्शन होता है जो हम करते हैं हमारी बॉडी का, हमारी माइंड का। तो अगर हम दबाव महसूस करके और किसी तरह का रिएक्शन करते हैं, तो वही तनाव है, वही स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। पॉजिटिव इन द पहली सेंस बार आज सुन तक रही हूँ, पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। जी बताइए। एग्जैक्टली आज तक तो हमने स्ट्रेस को सिर्फ नेगेटिव नजरिए से ही देखा है, क्योंकि जी। वही मोस्ट कॉमन है और वही बहुत सारी परेशानियों की वजह भी है। तो हमारी बेसिक चर्चा तो नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ ही जाएगी, क्योंकि हमें उसी से ही निकलने के रास्ते ढूंढने हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये तो जस्ट एक उसका इंट्रो है कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव स्ट्रेस को नॉर्मली हम यू स्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस मतलब बेसिकली ये अगर मोटिवेशन के लिए है, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए है, आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता है, तो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। ये ओके। बेसिकली जैसे अगर हम देखें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स के टाइम पे डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर आता है, बिकॉज यू नीड टू क्लियर योर एग्जाम। आपको अपना जी। पेपर क्लियर करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, और बहुत ज्यादा वाइड होता है उस एज के अकॉर्डिंग। आज आज हो सकता है हमें उतना वाइड ना लगे, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमें भी लगता था। तो उस समय जो प्रेशर हम फील करते हैं, जी। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि आप एग्जाम में एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, एक बेटर ग्रेड के लिए आप काम कर रहे हैं और वो प्रेशर ले रहे हैं। तो आप इसको एक पॉजिटिव स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं। ओके। लेकिन यही स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस मींस अगर ये आपको डीमोटिवेट करता है, लाइफ में डीमोरलाइज करता है, आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है, ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती हैं कि आप और ज्यादा नॉन एफिशिएंट होने लगते हैं, आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है, तो उसे हम नेगेटिव स्ट्रेस या डिस्ट्रेस का नाम देते हैं। एंड वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रेजेंट सराउंडिंग्स में देखें, तो डिस्ट्रेस ही ज्यादा कॉमन है, विच कॉल्ड एज स्ट्रेस। जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेस वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज डिस्ट्रेस। जी। और अभी आज के टाइम में तो ये स्ट्रेस साइंटिस्ट का और रिसर्चर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव टॉपिक है। बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है, जी। इंडिया में भी, रादर बेंगलोर में, पंजाब में, जैन यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट आईआईटी रुड़की के अंदर भी इसकी रिसर्च हुई है कि स्टूडेंट्स जो आईआईटी रुड़की के हैं, किस तरीके से वो भी प्रेशर में आते हैं, एंड देन उसका क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके का स्ट्रेस वो फेस करते हैं वाइल जब वो अपनी पढ़ाई में, एग्जाम्स के टाइम में, या फिर जब उनका प्लेसमेंट हो रहा होता है उस टाइम में। तो देर आर वेराइटी टाइप ऑफ स्ट्रेस, और बहुत जगह इसकी रिसर्च चल रही है। तो इट्स अ रियली वेरी कॉमन टॉपिक, वी शुड टॉक ऑन दिस कि ओके। स्ट्रेस से हम कैसे मैनेज करें। तो अब जैसे बेसिकली एक आपसे सवाल था इससे रिलेटेड, जैसे आपने पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करी, तो पॉजिटिव स्ट्रेस आई थिंक इजीली नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जहां आपने अभी जो एग्जांपल दिया, तो उस एग्जाम्पल को अगर हम पकड़े तो हो सकता है इनिशियली वो मोटिवेट फील कर रहा हो, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम हो सकता है वही नेगेटिव इमोशन बन जाए, उसका नेगेटिव स्ट्रेस बन जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि एक बहुत माइनर सा बाइफर्केशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में।
जी जब तक वो आपको प्रोडक्टिव मोड में रख रहा है, मोटिवेट मोड में रख रहा है, देन इट इज फाइन। लेकिन उसको वो कब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, बहुत माइनर डिमार्केशन है। जी इसीलिए हमें स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज को समझना भी जरूरी है, स्ट्रेस को भी डिटेल में समझना जरूरी है, जो आज हमारी चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल। बेसिकली अभी अगर हम नेगेटिव स्ट्रेस की बात करें, तो ये स्ट्रेस जैसे जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा वातावरण है, ये ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि आसपास का हमारा एनवायरनमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। जी तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसकी डिमांड को बहुत सी बार हम कोप अप नहीं कर पाते, और जब वो कोप अप नहीं कर पाते तो मेंटल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारी, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेस, कि जिसकी वजह से ये हमारा एक टोटल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, कि जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर समटाइम्स क्या होता है, इस स्ट्रेस की वजह से एक स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में डेवलप होता है, जी और हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स आता है, फ्लाइट एंड फाइट, फ्लाइट और फाइट। जी या तो आप भागो या फिर आप लड़ो। लड़ तो हम्म समटाइम्स तो ये आपको किसी डेंजरस सिचुएशन से निकलने के अंदर हेल्प कर देता है, जैसे अभी आपने कहा ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जी तो समटाइम्स तो क्या होता है कि जब आपके अंदर ये स्ट्रेस हार्मोन डेवलप हुआ किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, एंड आपने लड़े और आप जीत गए, तो हम्म इसने एक मोटिवेशन का काम किया आपको, एंड आप उससे सिचुएशन से निकल गए। लेकिन अगर ये स्ट्रेस हार्मोन रिपीटेडली एक्टिवेट होता है, अगर आपकी बॉडी में बार बार होता है, तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में वियर एंड टीयर भी होता है, आपको थकान भी महसूस होती है, और फिर ये नेगेटिव स्ट्रेस में डेवलप हो जाता है, जो जस्ट अभी अभी आपने कहा था। तो ओके इसीलिए ओके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझना जरूरी है, कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बरकरार रखना है। जी अब इसी स्ट्रेस के बारे में स्टीवर्ट बताते हैं कि अगर ये स्ट्रेस को हम लंबे टाइम तक फेस करते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस जैसे हम कहते ओके हैं, लंबे समय तक स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं हम, तो बहुत सारी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, एंड हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकता है, हम्म ओबेसिटी भी हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी उससे अफेक्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन शक्ति भी उससे अफेक्टेड होती है, जी जी एंड प्लस एंजाइटी डेवलप हो जाती है, डिप्रेशन का लेवल आ जाता है, और डिप्रेशन बहुत ज्यादा एक्सेस में चला जाए तो सुसाइड तक कर लेता है इंसान। जी जी एंड इनफैक्ट एल्जाइमर जो डिजीज है वो भी इसी रीजन से ही डेवलप होती है। जी और एल्जाइमर का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो एल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल एसोसिएशन, इन्होंने एक सर्वे किया था 2010 में, जिसमें बताया 36 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। ओके मतलब 36 मिलियन पीपल एल्जाइमर डिजीज से सफर कर रहे थे इन 2010 में, और उनका अनुमान था कि नेक्स्ट 20 इयर्स में ये जो क्वांटिटी है ये डबल हो जाएगी, मतलब ये जो हम्म फिगर है डबल हो जाएगा। हम समझ सकते हैं कि 2030 तक, जो वेरी सून आने वाला है, तो जी ये फिगर अगर 36 मिलियन से और डबल हो जाएगा, तो कितने लोग तनाव के कारण इतनी गंभीर बीमारियों का परिणाम भुगतेंगे, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है स्ट्रेस का, अगर नेगेटिव स्ट्रेस आ जाता है तो। इसी तरीके से एक और सर्वे 2019 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने करवाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 3/4 एडल्ट, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट ऑफ एडल्ट्स, यानी 3/4 जो एडल्ट या वयस्क लोग हैं, मिडिल एज के लोग हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से वो तनाव का शिकार होकर के, और उनके अंदर वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सिर दर्द के रूप में भी हो सकते हैं, थकान के रूप में भी हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर, सही समय पर नींद ना आना, वो भी वजह डेवलप हो सकती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस का लेवल हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से बढ़ रहा है, और बहुत ही फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहा है। जी अब हम जानना चाहेंगे कि आपने आखिर आपने जिस स्ट्रेस। तरीके का सब जो बताया है सिम्टम्स, आई थिंक कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इन एन नंबर ऑफ डिजीजेस में से एक डिजीज से कम ग्रस्त ना हो, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा उसको, क्योंकि ऑफ हम देख कोर्स। रहे हैं। एंड इवन आई एम प्रैक्टिसिंग योगा सिंस 2 years, तो मेरी जो योगा ट्रेनर है वो भी बार बार हमेशा जब हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कोई भी आसन या कुछ भी, तो उसका वही बताते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है,
हमारे अंदर ये सब प्रॉब्लम्स फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये सब बीमारियां आती है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि डायबिटीज, बीपी, ये सब तो स्ट्रेस से सुना है, लेकिन इसके सिवा और भी कितनी सारी बीमारी है। सिर दर्द, ये भी चलिए सुना है, ये सब चलिए कॉमन है, बट धीरे धीरे इतनी वास्ट नंबर ऑफ हम बीमारियों का नाम सुन रहे हैं जो हमें ये एक छोटे से तनाव, और ये तनाव जो है ये तो आई थिंक क्रॉनिक होता जा रहा है सब में, क्योंकि डे टू डे लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रेस इतना बढ़ क्यों रहा है? इसकी जी वजह क्या है? तो जी इसके कई सारे जैसे जो भी वर्किंग लोग हैं, तो उनके ऊपर वर्क स्ट्रेस है। जी लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, जैसे अभी हम देखें जो अधिकतर आईटी कंपनीज़ हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हम्म, तो बहुत लंबे समय तक वर्क प्रेशर भी रहता है, प्लस आप एक ही तरह के काम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम्म, वो भी आपके तनाव का कारण बनता है। प्लस अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हर पल काम करने वाले के सर में एक डर, एक फ़ियर रहता है कि कब उसको जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाए, कब जी उसे जॉब उसका बॉस बुला के कह दे कि भई कल से आप मत आना, आपकी छुट्टी है। तो बिल्कुल। ये एक डर भी उनके तनाव का कारण बनता है बिकॉज़ वो प्राइवेट जॉब में है, सब लोग तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो सकते कि जॉब जी सिक्योरिटी हो और जी प्राइवेट वालों के लिए जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। प्लस कई बार कुछ पर्सनल रीज़न्स भी हो सकते हैं, किसी हम्म, नियर वन की डेथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। जी इसके अलावा जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इट इज़ वेरी कॉमन क्योंकि कॉमन राइट। इमोशनल लेवल पर हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाते, भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते, जो कि अभी हम और बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस जी में। जी जी लास्ट हमने उस एपिसोड में बात की थी। जी तो अब इस सब की वजह से रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पाती, डिवोर्स रेट बढ़ रही है, सेपरेशन रेट बढ़ रही है। इस तरीके हम्म, के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में डेवलप होता है। हम्म, अब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्ट्रेस क्या कहता है इसके बारे में? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने कुछ रीज़न समराइज़ किए हैं, जैसे फर्स्ट है जॉब प्रेशर। जॉब प्रेशर हमारे जो कलीग्स हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, हमारे बॉस की वजह से भी हो सकता है, हमारे ऊपर ज़्यादा वर्क का होना, वर्क बर्डन ज़्यादा होना, वर्क से ओवरलोडेड होने की वजह से भी जॉब प्रेशर हम फील जी कर सकते हैं और ये भी हम्म, एक स्ट्रेस की वजह बनता है। जी दूसरा है मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जैसे हम देख रहे हैं बेरोज़गारी बहुत है। जी इतनी जॉब्स क्रिएट होने के बाद भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और जो भी बेरोज़गार हैं ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। उनके हम्म, सामने मनी इश्यू आता ही है कि वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरी करें। जी कई बार होता है कि जॉब में हैं, वो लोग रिटायर हो गए लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम उनको धन जी मिला, जो भी मनी उनको मिलना था, हम्म, वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम मिला जिसमें उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो इस वजह से वो तनाव में आते हैं। कई बार मेडिकल बीमारियाँ, कोई भी क्रॉनिक इलनेस चल रही है, कोई जी पुरानी बीमारी है, तो कई बार होता है कि एक लंबे समय तक एक ही बीमारी से जूझते हुए इंसान चिड़चिड़ा हो फ्रस्ट्रेटेड जाता है, चिड़चिड़ा राइट, इरिटेट हो इरिटेट हो जाता है। जाता है हम्म, और इरिटेट होने लगता है, तो वो भी एक तनाव का कारण बन जाती है। फिर इसी तरह से हेल्थ इश्यूज़ हैं, कई बार जैसे अभी हमने कोविड में देखा कि कितनी हेल्थ इश्यूज़ जरूर हुए लोगों को। हम्म, कितना लोगों में डर समाया, ये भी स्ट्रेस की वजह बनती है। प्लस कितने लोगों ने अपना रोज़गार खोया कोविड के टाइम में और कितने लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे। तो ये सब एक स्ट्रेस की वजह बनती चली जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता जाता है हमारी हम्म, बॉडी में। हम्म, प्लस रिलेशनशिप इश्यू जैसे हमने अभी पहले बात की। जी इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। पुअर न्यूट्रिशन भी इसका एक फैक्टर है, एक कॉज़ है। ओके क्योंकि आपकी आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके उसके हम्म, लिए मल्टीपल रीज़न हो सकते हम्म, हैं। चाहे आप अपनी खराब सेहत की वजह से इनटेक नहीं ले पा रहे हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं। बट अल्टीमेटली रीज़न तो वही है माल न्यूट्रिशन जिसकी वजह से भी स्ट्रेस आपको डेवलप होता है। या ओके आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे। जैसे अभी हमने वर्क की बात की, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि 8 घंटे की एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए, लेकिन वो हम नहीं सो पा रहे क्योंकि अब ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लौकी की वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस नींद की प्रॉपर नहीं लेने की वजह से भी जो स्ट्रेस हार्मोन हमारे स्ट्रेस से लड़ने के लिए जो हार्मोन हमारे सीक्रेट होना चाहिए एड्रेनलिन करके, तो वो नहीं जितना होता सीक्रेट होना चाहिए उतना नहीं सीक्रेट हो पाता, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जैसे एड्रेनलिन जो हार्मोन है, वो हमारी हार्ट बीट को फास्ट करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमें हम्म, ज़्यादा एनर्जी देता है। बट अगर हम्म, उसका सीक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जी हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, स्लीप डिसऑर्डर है, तो क्या होगा? ये वाले इश्यूज़ ये बीमारी की फॉर्म में डेवलप हो जाएँगे। ऐसे ही एक कॉर्टिसोल करके हार्मोन है, जो ब्रेन के अंदर ग्लोस ग्लूकोज़ की यूटिलाइज़ेशन को प्रॉपर्ली प्रेफ़र करता है। रेगुलेट करता है। अगर वो
हाँ, बिल्कुल उसको इंक्रीज़ करता है कि ब्रेन ग्लूकोज़ के यूटिलाइज़ेशन को प्रॉपर्ली करे जी एंड प्लस हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ हैं उसके वियर एंड टियर को रिपेयर करने के लिए भी ये हार्मोन हेल्प करता है। बट अगर ये भी प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं होगा तो जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि कंटीन्यूअस स्ट्रेस में रहने से बॉडी थकान भी महसूस करती है, वियर एंड टियर भी होता है। तो ये सारे इस तरीके के कई रीज़न्स हैं जिसकी जो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें जैसे आजकल हमारी सराउंडिंग्स के अंदर इतना नकारात्मक वातावरण है, जी जिस दिशा में देखें वहाँ नकारात्मकता ही हमें दिखाई देती है। जी चाहे आप टीवी पे न्यूज़ देख लीजिए या आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया पे चले जाएँ या हम टीवी के अंदर चले जाएँ। तो कुछ ना कुछ इतने सोशल कॉज़ के अंदर नेगेटिव इंसिडेंट हमारे देखने में आते हैं और डेली मॉर्निंग में सभी का एक रूटीन होता है, सुबह-सुबह चाय के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना है जी या टीवी में न्यूज़ ऑन कर देनी है और जी उसमें नेगेटिव इतनी थॉट्स आती हैं, इतनी बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ तो मॉर्निंग में उठते ही हम हमारे माइंड को क्या फीड कर रहे हैं? हम नेगेटिव थॉट्स को फीड कर रहे हैं और जी ये नेगेटिव थॉट्स जो मॉर्निंग में माइंड को फीड कर दी, दिन भर में ये उस नेगेटिविटी को इंक्रीज करती है। इसका बिल्कुल क्युमुलेटिव एक्शन होता चला जाता है बिल्कुल क्योंकि जो जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही आपके दिमाग में दिन भर चलता है और वही चलने की वजह से आपका जो फुल डे है वो उसी तरीके से बन जाता है। तो जी वो नेगेटिविटी आपके उस दिमाग में और बढ़ जाती है और वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनती जी, है। इसलिए आई तो ऑलवेज़ सजेस्ट कि कभी भी सुबह की दिनचर्या के टाइम ऐसी नेगेटिव चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। हमें खुद इतने साल हो गए हैं कि हमने न्यूज़पेपर्स, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेनी ही बंद कर दी है क्योंकि ऐसा कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन लोगे आप वैसा ही आपका आउटपुट रहेगा एंड मोरओवर इट रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया तो कहीं न कहीं हम रिलेट करना शुरू कर देते हैं। कहीं न कोई इंसिडेंट होगा एंड वी स्टार्ट रिलेटिंग। तो रिलेटिविटी के कारण हम लोगों को वो हम अट्रैक्ट भी करते हैं उस एनर्जी को फिर। तो ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत जरूरी है लोग अपने सुबह के टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज करें, वाइजली यूज करें। जी एग्जैक्टली हमारा आगे की टेक्निक्स के अंदर यही सब चीज आने बिल्कुल वाली है। अभी तो हम जी जी इसके रीजंस को ही डिस्कस कर रहे बिल्कुल थे कि इसको भाई सुनना स्ट्रेस चाहेंगे हम और कैसे कैसे कर सकते हैं इसको मैनेज करना मेन है वो हम धीरे धीरे इस पे भी आ रहे हैं। बिल्कुल। अब एक्चुअली जब इतना ज्यादा हमने देख लिया कि स्ट्रेस हमारे जीवन में जी फैला हुआ है, भरा हुआ है, आवर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस वी कैन से, तो हम्म इस स्ट्रेस को मैनेज करना, लाइफ को प्रॉपर ट्रैक पे लाना और प्रॉपर तरीके से ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है जो हमें मिला है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करें। तो हम्म। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देना चाहूंगी। एक मैं फिगर दिखा रही हूँ इसके ऊपर। जी 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 बिल्कुल आई थिंक जी आई थिंक जी देख पा रहे हैं इस फिगर को, इट इज क्लियर। यस यस तो विजिबल ये क्लियर बिल्कुल। एंड इसके अंदर आप एक पिरामिड देख सकते हैं जिसके बेस पर पीक्यू है, हम्म देन आईक्यू, देन ईक्यू एंड देन एसक्यू yes, और एक ह्यूमन बॉडी भी दिखाई दे रही है जिसके तीन पार्ट्स हैं, पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू एंड एसक्यू रिजेंबल्स फुल होल बॉडी। तो ओके इसके बाद जी पीक्यू बेसिकली फिजिकल क्वेश्चन है, आईक्यू इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, ईक्यू इज इमोशनल क्वेश्चन एंड एसक्यू इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। बेसिकली ये चारों ही इंटेलिजेंस को बताते हैं और अगर हम कहें इस पिरामिड को बेस से लेकर ऊपर जाने के अंदर, मैं एक बार फिर दिखा दूं, इसके ऊपर एक जी मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है हम्म जहां एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आई क्यू प्लस ई क्यू। तो जी मैथमेटिकली भी अगर हम समझें तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तीनों इंटेलिजेंस को कंसोलिडेट वे में उसका सम अप है, इसीलिए सबसे हाईएस्ट पर है। और जी पिरामिड की फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं कि PQ से SQ तक, यानी PQ इज बॉटम मोस्ट एंड SQ इज हाईएस्ट। हाँ तो देह भान से आत्म जागृति की ओर, बेसिकली इस पिरामिड का मतलब है कि देह भान से आत्म जागृति की ओर ये एक यात्रा है, एक जर्नी है। और अगर हम इस जर्नी के टॉप मोस्ट पे, पिरामिड के टॉप मोस्ट पे पहुंच जाते हैं, आई मीन हम एक आध्यात्मिक स्तर, एक स्पिरिचुअल लेवल हम अपना सेट कर लेते हैं या उस वहां तक पहुंच जाते हैं, तो जी जो अभी हमने बात की कि हमारे जीवन में इतना स्ट्रेस फैला हुआ है, ये स्ट्रेस हमारा काफी हद तक कम हो जाएगा, रादर हट जाएगा जी और हम इसको बहुत इजीली कोप अप करके इस स्ट्रेस से निकल सकते हैं। जी तो अब हम बात करते हैं, बेसिकली स्ट्रेस से निकलने का रास्ता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जिसे हम जी कहते हैं। जी अब आध्यात्मिकता में भी हम यहाँ थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहेंगे
कि आध्यात्मिकता का मतलब पहली चीज तो धार्मिक होना नहीं है, या फिर हम यूं कहें, क्योंकि बहुत सी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना, या फिर हम यूं कहें कि हम आध्यात्मिकता के दो पार्ट कर देते हैं, एक रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी एंड दूसरी नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी। हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है यानी धार्मिक होना है, एंड दूसरा आध्यात्मिक होना अच्छा। है। धार्मिक में जैसे लाइक पूजा पाठ कर्मकांड की बहुत सारी चीजें हैं, हवन है, पूजा है, व्रत है, उपवास है, बहुत सारी चीजें भक्ति मार्ग से जुड़े हुए लोग हैं, और वो डे टू डे लाइफ के अंदर डेफिनेटली वो लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि धार्मिक होना गलत है या पूजा पाठ और ये कर्मकांड गलत है, बिकॉज ये तो हमारी पहली सीढ़ी है, हमारा पहला कदम है आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का। तभी तो हमारा शरीर, हमारा वातावरण और हम मन बुद्धि से और अपने शरीर से हम उसके लिए तैयार हो पाते हैं। जैसे लाइक हम स्कूल में नर्सरी क्लास से शुरू करके ही कॉलेज में जाते हैं, डायरेक्ट पीएचडी की पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो इसीलिए पूजा पाठ कर्मकांड की भी अपनी एक अहमियत है एक स्तर तक, इसीलिए हम उसको धार्मिक क्षेत्र में रखेंगे। एंड आध्यात्मिक होना मतलब अपने आप को जानना, हम्म। वास्तव में हम हैं क्या। अच्छा, धार्मिक और आध्यात्मिक के मामले में एक मुझे बड़ी अच्छी सी लाइन याद आ रही है नाथ योगी मोक्षानंद जी की, जो मुझे बड़ी अपीलिंग लगी। उनका कहना है कि जो लोग भगवान के बारे में बातें करते हैं वो अध्यात्म के बारे में ज्यादा नहीं जाते, हम्म। अध्यात्म के पीछे ज्यादा नहीं जाते, जी। और जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं वो भगवान के पीछे नहीं जाते। ओके। बिल्कुल सही है, जी। क्योंकि अब ऐसा क्यों है ये हमें इस एपिसोड के एंड के अंदर पता चलेगा, जी। इसलिए बने रहिए कि भाई ओके। इस इसका एक्चुअल, क्योंकि हमारा भी डिस्कशन यही था और रिसेंटली मैंने उनकी ये लाइन सुनी तो मुझे जी। बड़ी अपीलिंग लगी, क्योंकि हम भी इसी पाथ पर हैं अध्यात्म बिल्कुल के स्तर पर, बिल्कुल और यही बिल्कुल। हमारी भी डेस्टिनी है और हमारी भी लाइफ का गोल है। जी। चलिए, आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता को हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स में जो भी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, या हम ये कहें कि ये एक ऐसी भावना है, ऐसी विश्वास दिलाने की भावना है जो हमें ये बताती है कि हम इस जो हमारी ये अर्थ है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इस इसमें भी इससे ऊंची कोई बहुत बड़ी चीज है, और हम उससे जुड़े हुए हैं। हम उससे जुड़े हुए हैं, और वो जो चीज है वो अलौकिक चीज है, बहुत ही दिव्य है इस धरती पर। तो हम्म। इसका आभास हमें हमारी आध्यात्मिकता देती है, या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के जरिए हम ये जी। जानते हैं कि हम कहाँ जुड़े हुए हैं, हमारा सोर्स क्या है, हम किससे कनेक्टेड हैं। या हम ये कह सकते हैं आध्यात्मिकता के लिए कि ये हमारे जीवन में अर्थ की एक खोज है। हम्म। हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को जान पाते हैं कि आखिर हम यहाँ हैं तो हैं क्यों, हमारे जीवन का सही मायने में क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, हम यहाँ क्यों आए हैं। जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बीच में अगर हम कहें तो स्पिरिचुअलिटी एक ब्रिज है, हम क्या हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। बेसिकली इट इज अ ब्रिज, कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारी डेस्टिनी, हमारा गोल क्या है, जहां हम जाना चाहते हैं, उसको जोड़ने के लिए जो ब्रिज है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, क्योंकि ये अपने आप को जानने की स्व की जर्नी है। जी। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है जिन्होंने ये बताया है कि आध्यात्मिकता को से हम स्ट्रेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में कितने दूसरे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से मतलब न्यूरो साइंटिस्ट की भी ये रिसर्च है कि अगर आप आध्यात्मिक स्तर बढ़ाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर, उन्होंने एफएमआरआई करके एंड और भी उनके कई टेस्ट होते हैं लाइक एफएमआरआई है एंड पीईटी करके टेस्ट रहता है इनका, जिसके थ्रू उन्होंने ये देखा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, ओके। जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को रिकवर करने में हमें हेल्प मिलती है। तो काफी जगह इसकी स्ट्रेस को मतलब स्टडीज हो चुकी हैं। अब इस जगह में एक छोटी सी चीज और क्लियर करना चाहूंगी, एक डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जी। इससे पहले बेसिकली मैं साथ ही साथ चाहूंगी कि हो सकता है आपको यहाँ पे अभी पहली बार सुन रहे हो जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो इसके अंतर समझाते समझाते एक बार स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को एक बार बहुत सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करिए कि जिससे कि लोगों को क्लैरिटी हो, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है
ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने ही मुझे कहा था कि साक्षी बहन ये टॉपिक इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि जब हम वेदों शास्त्रों की बात करते हैं, अपने बेहद के ज्ञान की बात करते हैं, जो बापूजी ने कहा है, वो लोगों को अपीलिंग नहीं लगता है। क्योंकि आजकल जो है मॉडर्न जमाना है, लोग जो है साइंस की भाषा समझते हैं, तो जो भाषा समझते हैं हमें उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। कि ये इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही है, जी, जिन्हें वेद शास्त्र अपील नहीं करते, या जैसे बापूजी हैं, और बापूजी ही नहीं, आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, बहुत लोगों को अपील करते हैं, बहुत लोगों को अपील नहीं जी, करते। वो बिल्कुल। उनको, क्योंकि क्या है, धर्मगुरुओं में हम देखते हैं कि सही भी हैं, गलत भी हैं, तो जी, इस वजह से लोगों में भी एक कंफ्यूजन रहता है। तो ये साइंस की भाषा है, और ये पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही है जो साइंस की भाषा को समझते हैं। जी, आज जैसे स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए भी मैंने इतनी अमेरिकन एसोसिएशन का इनके एग्जाम्पल्स दिए स्ट्रेस के, उसका भी बेसिक पर्पस यही था कि जो लोग शायद आप और मैं कहें उस बात को नहीं माने, लेकिन साइंस की भाषा को तो बिल्कुल, मानेंगे, बिल्कुल, साइंटिस्ट की भाषा को तो मानेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। रिसर्चर्स जो कह रहे हैं इतने लोगों पे रिसर्च जी, करके उसे तो मानेंगे। तो हाँ, इसीलिए इसका बेसिकली पर्पस ही यही है कि वो इंटेलेक्चुअल लोग भी, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता है, वो जिस दिन चाहेंगे ना उसी दिन उनके लिए सवेरा हो जाएगा और वो आत्म जागृति कर लेंगे। हुँ, लेकिन हमें जरूरत है उन इंटेलेक्चुअल लोगों को जगाने की। तो जी, ये भी हमारा साइंस की भाषा में इस तरीके जी, से बात करने का मेन एक पर्पस है, जी, ताकि जी, एटलीस्ट वो इस बात पर विश्वास तो कर सके कि बिल्कुल। हाँ, साइंटिस्ट की स्टडी क्या है, साइंटिस्ट ने हुँ, कितनी स्टडी की है, कितना कुछ बोला है उन्होंने। तो यही हमारा मेन पर्पस था। जी, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहें या हाँ, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता कहें, ये हमें इस चीज का विश्वास दिलाती है कि हम किसी हायर, मतलब हमारी लाइफ का गोल कुछ बहुत ऊंचा है, या हम एक बहुत ही आज हम जहाँ हैं इससे भी कोई ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है जो जी, अलौकिक है, दिव्य है, और हम उसका ही एक कण है, उससे जुड़े हुए हैं। जी, ये जब हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, हमारी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का स्तर आता है, तो हम इस चीज को रियलाइज कर पाते हैं। या हम कहें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को एक साधारण भाषा में, तो ये एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभूति है। मतलब इसको शब्दों में बयां करने से ज्यादा इसे अनुभव किया जा सकता है, जी, क्योंकि शब्दों में बयां करना इसको उतना आसान नहीं है, लेकिन जब इससे होके गुजरते हैं, इस अनुभूति को हम प्राप्त करते हैं, तो ये इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है कि इसको हम शब्दों में उतना नहीं बोल सकते, या जितना मैं बोलूंगी तो भी नहीं समझ पाएंगे, बट ये एक जी, दिव्य अनुभव जी, है। अब एक डिफरेंस मैं यह बताना चाहूंगी कि आध्यात्मिक और मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, हुँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका एक बेसिक डिफरेंस क्या है, ये है आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक वो लोग हैं जो जिस जिस भी ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, वो इस सबको जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते। हुँ, तो वो राइट, है आध्यात्मिक लोग। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जैसे आपने अभी कहा, ये हमें क्या सिखाती है, जो भी ज्ञान आप जानते हैं, समझते हैं, हुँ, उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन हुँ, में, अपने मीनिंगफुल लाइफ के अंदर अप्लाई करना है ऑनेस्टली। जी, जब जी, आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ही सही मायने में आप आत्म जागृति की तरफ बढ़ पाते हैं, आप अपने आप को जागरूक कर पाते हैं, और फिर जो हम प्रॉब्लम से निकलने की बात कर रहे हैं, ये भी तभी संभव हो पाती जी, है। ये जी, ठीक इसी जी, तरीके से है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पानी के बारे में जानना और पानी को पीना जी, दो अलग दोनों में चीजें हैं। फ़र्क है। ठीक है ना, जैसे हमें मालूम है पानी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, दो मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन के लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेंगे, बन गया पानी। लेकिन अगर मैं आपको पानी की संरचना का ज्ञान देती हूँ और आप बहुत प्यासे हैं, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, नहीं। जी, ठीक उसी बिल्कुल, तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन आपने उस ज्ञान को पिया नहीं, उस हुँ, ज्ञान को धारण नहीं किया, उस बिल्कुल, ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं, अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं किया, तो वो सब कुछ बेकार है। वो किसी भी काम का आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी प्यास तो बुझेगी ही नहीं। जी, और जब प्यास नहीं बुझेगी, तो आपकी डेस्टिनी, आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको मिलेगा ही नहीं, जी, जिसके बिल्कुल। लिए हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। जी, इसी को मैंने आपने जो समझाया उसी को भी मैंने भी अपने एक शब्दों में लिखने की कोशिश करी थी क्योंकि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, मैं भी सोच रही थी कि एग्ज़ैक्टली है क्या, फिर आपकी वीडियोज़ को रेफ़र किया। तो उसमें यही ऐसे ही समझने में आया जो मैंने लिखा, स्थिति की परवाह किए बिना आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखते हुए ज्ञान और करुणा से व्यवहार करना। तो वही जो आप जानते हो उसको व्यवहार में लाना
एग्जैक्टली जैसे धारण करना, जैसे आपने पानी का बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, उससे सबको क्लैरिटी हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे जैसे लोग जो साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं है, जिनको ये सब टर्म्स और वोकैबुलरी समझ नहीं आती है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जी कि जी। आप जिस ज्ञान को जानते हो उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई कैसे करते हो। तो आई थिंक इट अब इज इम्पोर्टेंट कि हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बने, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी सुनते जाए लेकिन कुछ अमल ना करे जिंदगी में, तो वो जीरो ही यस, रहेगा। यस एग्जैक्टली। तो जी बेसिकली उस स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट है। जी और यही एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट की पहचान है। जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सन है वो उसकी सराउंडिंग्स में कितनी भी स्ट्रगल चल रहा हो, संघर्ष चल रहा हो, कितनी भी विरोधात्मक परिस्थितियां क्रिएट हो जाए, बट वो बहुत इजीली उसे हैंडल करके कोप अप करके उससे बाहर निकल जाएगा। जी जी यही पहचान है, क्योंकि आपने उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई कर लिया। जी अब बहुत बिल्कुल। से लोग कहते हैं नहीं हमें मालूम तो ये सब कुछ है लेकिन हम कर नहीं पाते। कर हम्म। नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? जी। क्यों नहीं कर पाते? तो सीधी सी बात है, आपका ध्यान भटकता है। हम्म मन तो चंचल है, मन का तो काम है भटकना यहाँ वहां, और हर हम्म। हर वक्त भटकता रहता है। और जी मन तो हमारा, और इस कलयुग की दुनिया में अगर हमारा या और लोगों का भटकता है तो नॉट अ बिग डील। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको भगवत गीता का 6 चैप्टर के अंदर का 34th श्लोक है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मतलब अर्जुन का भी मन भटक रहा है और वो श्री कृष्ण से हम्म, कह रहे हैं, तो अगर हमारा मन भटका तो नॉट अ बिग डील। तो जी अर्जुन बिल्कुल। कहते हैं गीता भगवत गीता के चैप्टर 6 के 34 श्लोक के अंदर, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवड्डम तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्करम। मतलब अर्जुन कह रहे हैं, श्लोक का मतलब है कि ये मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। ये इतना बलवान है, इतना हठी और चंचल है, इतना भटक रहा है कि मैं वायु को काबू में कर लूं, जबकि इट इज वेरी हम्म, इम्पॉसिबल कि आज जो हमारे आसपास की हवा है, क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल क्या नहीं। मुट्ठी में बांध सकते हैं या काबू कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन जी अर्जुन ये कह रहे हैं, जो सभी जानते हैं द्वापर युग में कि इतने अच्छे धनुर्धर थे और इतने ज्यादा मतलब श्री कृष्ण के करीबी थे, जी वो ये कह रहे हैं कि वायु को काबू करना तो आसान है, लेकिन इस मन को मैं काबू नहीं कर सकता। जी। तो अगर उनकी ये स्थिति हो सकती है, कि जो वो बता रहे हैं यहाँ पर महाभारत के अंदर, जब युद्ध शुरू होने के पहले वो डामाडोल हुए थे और गीता ज्ञान हाँ श्री जी। कृष्ण ने दिया, तब तब का ये है। और वो कह रहे हैं कि ये मन तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति के अंदर सब तरफ बहता जा रहा है और भटकता जा रहा है, मैं इसे कैसे काबू करूं? और हम्म। मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? जी और इसके जवाब में, और यही परेशानी आज अगर हम देखें तो हमारे डे सबकी टू है। डे लाइफ में जी सभी वो के जीवन लाइन एक में। बहुत याद आ रही है जो आपने श्लोक का ना, उसमें एक लाइन वो भी बोलते हैं कि मैं कृष्ण, मैं आपकी आवाज समझ रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर वो मुझसे धारण नहीं हो पा रही है। वो ऐसे ही एग्जैक्टली, बोलते हैं। जी मैं कर बिल्कुल नहीं पा बिल्कुल रहा हूँ, चल एग्जैक्ट। नहीं पा रहा हूँ उस रास्ते पे। मतलब मुझे मालूम तो है लेकिन हाँ मैं चल नहीं पा रहा। तो जी अब इसी का जवाब श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। भगवत गीता का ही चैप्टर 6 एंड 35th श्लोक है, 35 नंबर, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को जवाब देते हैं, असंशम महाबाहो मनो दुर्निर्घम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। बिल्कुल। यानी इसका अर्थ है कि मन की व्याकुलता को निरंतर अभ्यास और विरक्ति से काबू किया जा सकता है। जी यानी इस मन को नियंत्रण करने का तरीका भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और वो है कि जो ज्ञान आप जानते हैं उसका निरंतर अभ्यास कीजिए। जी और निरंतर अभ्यास का फल होगा कि आपको वैराग्य आ जाएगा। जी जितनी भी ये जो प्रवृत्तियां उन्होंने बताई ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये जितनी भी इस तरह की प्रवृत्तियां हैं जो आपके मन को भटकाती हैं, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको इन प्रवृत्तियों से ही एक वैराग आ जाएगा। और जी। जिस तरीके से अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं कर पा रहा, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि माना इसके अंदर बहुत जोखिम होता है क्योंकि आपको अभ्यास करना है। तो हम्म, अगर हम समुद्र को देखें, कितनी लहरें उठती हैं वहां। जी नाविक को मालूम होता है कि मैं समुद्र में अगर नाव ले जाऊंगा तो वहां बहुत बड़ा जोखिम है। जी क्या इस जोखिम के डर से वो नाविक नाव चलाना छोड़ देता है? नहीं ना। वो फिर भी उस समुद्र में नाव लेके जाता है। और जी अगर नाविक नाव चलाना छोड़ देगा तो आप ये वाला भवसागर पार कैसे करेंगे? तो बिल्कुल। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि नाविक से सीखो।
नाविक को देखो कि वो जोखिमों से नहीं डरता, अपना कर्म करता है। ठीक इसी तरीके से अभ्यास के बारे में भी अगर हम देखें, जैसे पहले के ज़माने में टाइपराइटर हुआ करते थे और हम्म। हम टाइपिंग करते थे। टाइपिंग करने के अंदर किसी भी टाइपिस्ट को देखें, जब उसने टाइपिंग पहली बार जीवन में की होगी, तो या कंप्यूटर पे भी आज बहुत सारे लोग टाइप करते हैं क्योंकि टाइपराइटर्स तो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर एक-एक अल्फ़ाबेट को प्रेस करके एक-एक बिल्कुल। वर्ड बनाते हैं, हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम निरंतर काम करते रहते हैं, रेगुलर अभ्यास करते रहते हैं, तो उसी कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट्स कौन-सा कहाँ है, वो हमारी फिंगर्स को याद हो जाता है और उसके कुछ समय के बाद लगातार अभ्यास के बाद हम देखें, तो वही स्पीड जो एक-एक वर्ड करके हम कर रहे थे, वो 50, 60, 80, 100 वर्ड्स पर मिनट कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किसने कितनी मेहनत की है। जी। तो ठीक इसी तरीके से निरंतर अभ्यास करें, तो हम वैराग्रति भी ले सकते हैं और निरंतर जी। अभ्यास से हम अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा इसमें एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी ले देखा जाए तो हम ये बचपन से ही प्रैक्टिस करते आए हैं। जैसे हम छोटे थे जब एबीसीडी भी सीखना शुरू किया था, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये भी हमें सिर्फ 1 दिन 2 दिन पढ़ा के नहीं छोड़ा था, पूरा 1 साल हमें पढ़ाते थे, जब तक हमें वो रजिस्टर ना हो जाए, याद ना हो जाए अच्छी तरह। पर मैं ये समझती हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि देखिए अभ्यास व्यक्ति तभी करेगा उस चीज में भी क्योंकि अभ्यास करने के लिए भी एक रुचि होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंदर, रुचि नहीं होती, फिर वो सोचता है, मतलब प्रायोरिटी भी नहीं होती है, मतलब वो चाहता है बट उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं बनाएगा उसको, तो वो उसको अभ्यास करने के लिए मूड ही नहीं बनाएगा। वो सोचेगा कि मैं करूं ना करूं, चल दूसरा काम कर लेता हूँ। तो जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आई थिंक कि उसको एक अपना गोल सेट करना जरूरी है कि उसको लाइफ में चाहिए क्या है ना। पर्पस बहुत जरूरी है जिससे कि वो जो चीज कर रहा है उसमें इंटरेस्ट पैदा करे। उसके लिए डिटर्मिनेशन एंड आपकी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जब अगर बिल्कुल। आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और वो इसी चीज़ से होगी, जब आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनेंगे तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी। जी। और उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको उस पिरामिड में देहभान से आत्म जागृति की एक यात्रा है। और बिल्कुल। अगर देहभान से आत्म जागृति की यात्रा हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सभी जी। लोग कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। अगर वो डे टू डे, ये एक वन डे का प्रोसेस नहीं है, ये ओवरनाइट प्रोसेस भी नहीं है, लेकिन हाँ डे टू डे अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल। एक दिन आप उस पिरामिड के टॉप पर जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो अब इसी तरीके से क्या है कि अगर डे टू डे अभ्यास, तो जैसे आज आप और हम हैं, अगर हमारी आत्म जागृति हो रही है तो भी हमें जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। अभी भी हम लौकिक लौकिक बंधन के अंदर हैं, लौकिक डे टू डे वर्क हम कर रहे हैं, सारी ही चीजें हैं। तो अगर हमने अपना अभ्यास छोड़ा तो स्ट्रेस का हमारी आध्यात्मिकता पर क्या असर होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। मान लीजिए जी। कि हमने जान तो लिया, सब कुछ कर लिया, एक लेवल भी अचीव कर लिया, लेकिन अब हम डे टू डे अभ्यास नहीं कर रहे, तो उस स्ट्रेस से जो हम स्पिरिचुअल एनर्जी हमने गेन की है, वो उस स्ट्रेस को डील करने में ही ड्रेन हो जाएगी। और हम्म। अगर आप डे टू डे उस एनर्जी को ऐसे ही ड्रेन करते गए तो वन फाइन डे फिर आप जीरो पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल। इसीलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट होके, लाइक अगर उस पिरामिड के टॉप पे भी आप पहुंच गए, तो वहां सस्टेन करने के लिए भी आपको अभ्यास की जरूरत है। क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं है, पिरामिड के टॉप पे पहुंचने के बाद अगर आप देखें तो एक स्लोप है नीचे, आप बहुत तेजी से आएंगे। तो जी। इसीलिए उस पिरामिड के टॉप पे रुकने के लिए भी आपको अभ्यास चाहिए। तो जी। स्ट्रेस और स्पिरिचुअलिटी भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्ट्रेस का असर डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअलिटी पे पड़ता है, आपकी आध्यात्मिक एनर्जी ड्रेन होती है उससे डील करने में। इसीलिए उसको रिकूप करने के लिए आपको फिर अपना आपको जी। रिकवर करना पड़ेगा और आपको अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हम आगे काफी सारी मोटिवेशनल टेक्निक्स का जिक्र करेंगे, डिस्कस जी। करेंगे। जी बिल्कुल। अब इसके अंदर है कि इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आखिर हमें करना क्या है, हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बनने के लिए करना क्या है। तो जी। हमें अपने आप पर काम करना है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया कि अपने आप को जानने की, मतलब अपना वास्तविक स्वरूप जानने की एक यात्रा है। असल में हम हैं कौन, जी। हम कौन हैं, कहाँ, जैसे बापूजी हमें कहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लक्ष्य है हमारा। इस चीज को जानना ही तो आत्म जागरूकता है, यही तो आत्म जागृति है जो हमें बापूजी इतने समय से अपने ज्ञान से बता रहे हैं। तो हम्म। वही चीज यहाँ है कि उसके लिए हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। वो काम क्या है? सोल प्योरिटी, हमारी आत्मा को पवित्र बनाना, अपनी आत्मा के बारे में जानना। आत्मा के तो स्वयं के ही गुण हैं, सच्चाई, ईमानदारी, हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, संतुष्टि है, प्रेम है, आनंद है, ये सब आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं।
जिनको हम बाहर ढूंढते हैं, ये सब हमारी आत्मा के अंदर है और हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। इन्हीं को हमें जागृत करना है अपनी आत्म जागृति के लिए। तो जी यही इनर वर्क करना है। अब इनर वर्क के लिए अच्छा, अगर हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो मैं इसके भी बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। जैसे रैदास जी ने कहा था और उसकी कहानी भी लोग जानते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी बिल्कुल। आपकी आत्मा, आपकी सोल प्योरिटी का वो लेवल हो जैसे रैदास जी का था। वो कोई कर्मकांड या तीर्थ यात्रा या ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका सोल प्योरिटी लेवल ये था कि उन्होंने एक राह चलते ब्राह्मण को गंगा में डालने के लिए एक सिक्का दिया, और गंगा ने बदले में उन्हें एक कंगन दिया रैदास जी को देने के लिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने, उसके मन में लोभ आ गया और वो दिव्य कंगन उसने राजा को गिफ्ट कर दिया। और रानी ने जिद की, मुझे ऐसा ही एक और कंगन चाहिए। अब वो ब्राह्मण उस कंगन को कहाँ से लाके देता। इस हम्म वजह से वो वापस रैदास जी के पास गया और उनको बताई, अपनी भूल भी बताई, और रैदास जी ने बहुत आराम से उन्हें माफ करके अपनी कठौती में, जिसमें वो चमड़ा गलाते थे, उसमें गंगा का आह्वान किया। और उस कठौती में गंगा ने वहां आके सेम वैसा कंगन उन्हें दोबारा दिया, जी जैसे उन्होंने बहुत प्रेम से उस राहगीर को दे दिया। तो सोल प्योरिटी का वो लेवल कि आप जहां चाहें वहीं आपका मंदिर हो जाए, आपका मन ही मंदिर हो जाए, आपका घर ही मंदिर हो जाए। जैसे बापूजी हमें कहते हैं आपका घर लाइट हाउस बनेगा। जी यानी अपने अंदर वो प्योरिटी लाओ कि आप स्वयं लाइट हाउस बनो, जहां आप रहते हो आपका घर लाइट हाउस बन जाए, और आप दूसरों को, आपके ऑरा में वो शक्ति आ जाए कि आप दूसरों को भी जी उस शक्ति से जागृत कर सको। जी तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने बीच में दिया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमें अपने ऊपर इनर वर्क क्या करना है। तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। लाइक हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं या हमारे जीवन में, जरूरी नहीं है सब कुछ हमारे हिसाब से घटित हो। जो मैं बिल्कुल। चाहूँ वही मेरे जीवन में घटित हो, ये जरूरी तो नहीं है। हम क्या कर सकते मैक्सिमम घटता भी नहीं है क्योंकि हमारी हैं? एक्सपेक्टेशंस हमेशा अलग ही लेवल पे होती है। जो हमारे पास होता है उसमें कभी भी संतुष्टि होती नहीं है। आई गेस एक उस ह्यूमन टेंडेंसी हो गई है। एक्चुअली उसका वजह यही है क्योंकि हम अहंकार के लेवल पे हैं। जैसे जी जो पॉडकास्ट बताया उसमें हमने ईगो से सोल की भी बात की थी। जी जी अहंकार हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा खोज करता है, हमेशा कुछ पाने की लालसा में रहता है, हमेशा वो एक मेटेरियलिस्टिक गोल ओरिएंटेड रहता है। ये ईगो का ही आपके रिजेम्बलेंस है, ये अहंकार का गुण है, हम ये कह सकते हैं। जबकि वही आत्मा का गुण है, आत्मा किसी चीज की खोज नहीं करती, जी क्योंकि आत्मा तो स्वयं सत्य है, आत्मा तो स्वयं संतुष्ट है, आत्मा तो स्वयं प्रेम है, परमानंद है। और ये चीज हमारे वेदांतों में भी कही हुई है। तो आत्मा को तो ये सब खोजना ही नहीं है, क्योंकि ये सब उसके ओरिजिनल गुण हैं और उसके अंदर पहले से ही है। और यही हमारी यात्रा है, अहंकार से आत्मा की तरफ, देहभान से आत्म जागृति की तरफ, पीक्यू से एसक्यू की तरफ। हम जी किसी भी रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं, और यही हमारा लक्ष्य है जीवन का, कि हमारी जी आत्म जागृति होगी तभी तो हम ट्रांसफॉर्मेशन तक जा पाएंगे। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक्सेप्टेंस आनी। हम एक ब्लेम गेम करते हैं। लाइक मेरे जीवन में कुछ भी हुआ तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए ये परिस्थिति जिम्मेदार है, उसके लिए मतलब समटाइम्स हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि हम इसका जिम्मेदार किसी कुछ दूसरे को ठहरा दें, किसी तीसरे को ठहरा दें। तो सबसे पहले हमें इस ब्लेम गेम को रोकना होगा। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। हमें ये जानना होगा, मानना होगा, आज मेरे साथ मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इस बारे में मुझे बड़ी सुंदर है ना कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, जो मैं बोलना चाहूंगी। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोय, जी जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। तो जी अगर हम कबीरदास जी को इस दोहे को पढ़ के और मात्र छोड़ देते हैं, एक दोहा मान के या एक डिस्कशन का पात्र मान के, लेकिन इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, जी तो आपको ऑटोमेटिक एहसास हो जाएगा कि भाई जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं मेरे कर्म, मेरा एटीट्यूड, मेरा स्टाइल, या जो भी मेरा, जरूरी नहीं है मेरे आज के कर्म हो, मेरे पास हम ना जाने कितने जन्मों से बार बार एक रिसाइकिल के अंदर चल रहे हैं, जन्म पे जन्म ले रहे हैं। हमें याद नहीं पास्ट लाइफ में हमारे साथ क्या हुआ। तो हो सकता है कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट हो, कोई पास्ट कार्मिक बैकलॉग हो, कुछ भी वजह हो सकती है, जी लेकिन उसकी बिल्कुल। जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी होगी। जी तभी हम इस चीज से निकल पाएंगे, इन परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जी मुझे तो याद बोला आ जाए, रहा है एक बार हमारी चाय पे डिस्कशन हो रही थी माँ के साथ, तो माँ ने भी इसी पे एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई थी हमें। और बता रहे थे कि जैसे हम देखते हैं
सास बहू में बहुत झगड़े होते हैं, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स उनके ही खराब होते हैं, जिसके घर पे हमेशा तनाव बना ही रहता है। तो माँ ने एक दिन ऐसी स्टोरी बताई कि एक दिन जो बहू थी वो अपने घर जाती है, मायके जाती है, और वहां पे उसकी मदर पूछती है कि घर पे सब कैसा है, तो वो बोलती है सब अच्छा है। अच्छा, पति कैसा है? वो भी अच्छे हैं। तो घर में ससुर कैसा है? सब घर में तेरा ख्याल तो रखते हैं, सब ठीक है? हाँ, सब अच्छा है। तो फिर वो बोलते हैं कि हर चीज में तू बार बार ये क्यों बोल रही है, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, सब अच्छा है, मैं अगर उनमें प्रॉब्लम देखने लगूंगी तो मुझे प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन सब अच्छा ही है। तो माँ ने तो और भी इसको अच्छे तरीके से बताई थी और बहुत पहले बताई थी, लेकिन मुझे ये बात याद आई कि हम जिसमें जैसा देखेंगे, वैसे मैं ये भी पर्सनली मानती हूँ कि हम जैसे खुद है वैसे ही हम दूसरे को देखेंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान में एक बात कही जाती है, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो आप अपनी दृष्टि में जैसा रखोगे, वैसी आपको अपनी सराउंडिंग्स लगेगी और वैसी आपको सृष्टि बनेगी आपकी, है ना? तो इट इज वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कि हम इस नजर नहीं तरीके से नजरिया बदलने परसेप्शन रखें अपनी। नजर नहीं नजरिया बदलने की जरूरत है जी, हमें। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल, हम ये बिल्कुल। कहते हैं। चलिए, जी, समय हो रहा है तो हम थोड़ा सा जी, आगे बढ़ाते हैं। जी, 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 नेक्स्ट स्टेप है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा करने की प्रवृत्ति। कई जी, बार होता है हमारे जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ, समटाइम्स वो सही भी होता है, गलत भी होता है। तो हुँ, पहली बात तो एक्सेप्ट करने के बाद हमारे जीव कई बार होता है कि किसी के भी किसी कुछ करने की वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनली टूट जाते हैं, एक इमोशनल ब्रेकडाउन लेवल पे चले जाते हैं, इमोशनली हर्ट होते हैं बहुत ज्यादा, और वो संस्कार इतना गहरा हो जाता है कि उस इंसान को माफ करना आसान भी नहीं होता। और ऐसा बहुत लोगों के जीवन में घटित होता है। तो हुँ, इसीलिए बहुत से लोग कहेंगे, कहना बहुत आसान है, माफ कर दो, बीती होती तो मालूम पड़ता। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जिस पे बीतती है उसे ही मालूम होता है। मैं जानती हूँ कि अगर किसी से बहुत ज्यादा आप हर्ट हुए हो, किसी ने बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया और वो संस्कार बहुत गहरा हो गया, तो उस इस परिस्थिति में या बहुत ज्यादा बुरा आपके साथ किसी ने किया तो उसे माफ करना आसान नहीं होता। बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बिल्कुल, आप कोशिश की कोशिश जा करें। सकती है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आप कोशिश करें तो कामयाब जरूर होंगे। हर चीज है, मुश्किल तो हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज है कि माफ करने के पीछे, एक्चुअली एक बार हमारे साथ बुरा हुआ, आपने वो पेन झेला अपनी लाइफ में, आप उस दर्द से गुजरे। अब जितनी बार आप उस दर्द को याद करेंगे, उस दर्द से ही गुजरेंगे। बिल्कुल, आप उस पेन को बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइव करेंगे और उस पेन को बार बार जिएंगे। तो जी, जी, अच्छा, जब तक आप उस पेन के अंदर रहेंगे, आप पेन बहुत लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, तो आप उस दर्द की फ्रीक्वेंसी में ये मान लीजिए कि ये संसार एक अंधकूप है और एक अंधे कुएं के अंदर ही आप रहेंगे लो फ्रीक्वेंसी पे। हुँ, जबकि हुँ, आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि आत्म जागृति करनी है, तो उसका एक ही रास्ता है कि माफ कीजिए। जी, और माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की कोई गलती नहीं थी इसीलिए उसे माफ कर दिया, बल्कि आपको इसलिए माफ करना है क्योंकि आपको अपनी उस बर्डन को, अपने मन से उस बोझ को हटाना है, जी, ताकि आप उस पिरामिड के ऊपर चढ़ सकें। ये पिरामिड एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। इसे एक बहुत ही छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक बच्चा था। अक्सर बच्चों में होता है, कोई भी बात बुरी लगी छोटी सी और उसे पकड़ कर बैठ गए। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम किसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं तो हमारा कार्मिक अकाउंट स्ट्रांग होने लगता है और कर्मों का बोझ बढ़ने लगता है। यही बात अपने बच्चे को समझाने के लिए उस बच्चे के पिताजी ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का सहारा लिया। उन्होंने अपने बच्चे को एक बोरा दिया जिसमें कि पत्थर भरे हुए थे, और उस बच्चे को वो बोरा देकर उन्होंने कहा कि इस बोरे को लेकर उस पहाड़ी के ऊपर आना और मैं तुम्हें वहाँ पहाड़ी की चोटी पर वहीं मिलूँगा और तब तुम्हें मैं बताऊँगा। वो लड़का हुँ, उसको लेकर के चलना शुरू किया। शुरू में तो उसने पूरा बोरा उठाया, फिर उसे वजन फील हुआ तो वो एक एक पत्थर को नीचे गिराता गया। जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचा तो वो बोरा खाली हो चुका था, और वहीं जी, उसके उसके पिताजी मिले, और तब उसे पिताजी ने समझाया कि ये जो पत्थर थे, ये तुम्हारे कर्मों का बोझ है, ये वो बर्डन है तुम्हारी भावनाओं का, जो तुम अपने साथ लेके कैरी कर रहे हो, अपने साथ लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जब हुँ, तक ये बर्डन तुम्हारे साथ रहेगा, आपकी स्पीड नहीं होगी, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के अंदर उस स्पीड को ले ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जी, बहुत जरूरी है कि हम जिन भी लोगों के प्रति हमारे मन में दुर्भावनाएं हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें माफ करें।
कई बार होता है कि हम जाकर के कुछ नहीं कह पाते, तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी, उसको रिप्रोग्रामिंग के थ्रू भी इस चीज को कर सकते हैं। उसकी भी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि हम इसको माफ करें। माफी के नाम पर भी मुझे कबीर दास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा याद आ रहा है, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। कबीर दास जी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप मतलब यहां उन्होंने ईश्वर से किया है। जहां क्षमाशील प्राणी है, वही तो ईश्वर का निवास है, और हमारी खोज भी तो ईश्वर की ही है। तो बिल्कुल इसीलिए हम क्षमा करेंगे, दूसरों को माफ करेंगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें हमारी मुक्ति चाहिए, इसीलिए हमें उस संस्कार को काटने के लिए उस इंसान को माफ करना है। तो जी, माफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे महात्मा बिल्कुल गांधी जी कहते हैं, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, क्षमा तो ताकतवर की विशेषता है। जी, यानी माफी तो वही दे सकता है जिसके बिल्कुल अंदर आंतरिक ताकत है, मन में वो शक्ति है। तो हमें अपने अंतर मन में उस शक्ति का विकास करना है, ताकि हम इस जगत को जीत सकें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। उसके जी, बाद अगली चीज है, क्योंकि अच्छा इसके अंदर ये भी नहीं है, समटाइम्स होता है कि हम करते हैं कि भाई हमने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोला, सामने वाले ने बुरा कहा, लेकिन हमारे सूक्ष्म मन में, हमारे माइंड के बैक ऑफ माइंड में एक नेगेटिव चैटरिंग चलती रहती है कि जी, नहीं उसने ऐसा किया। हमने जुबान से नहीं बोला, यानी कर्म हमारा मन से भी होता है, वाणी से भी होता है, शरीर से भी होता है। 3 तरह के कर्म गीता के अंदर भी बताए हुए हैं, बापू जी ने भी हमें बताए हैं, माँ भी बताती हैं। तो बेसिकली हमें जो हम जुबान से नहीं बोल रहे हैं ना, वो हमारे बैक ऑफ माइंड में भी नहीं होना चाहिए। यानी हमें मन से भी ये नहीं सोचना है कि उसने हमारे साथ बुरा किया। हमें उस चीज तक, उस लेवल तक जाके उस चीज को, उस थॉट को वैनिश करना है, वहां से मिटाना है उसे। नेक्स्ट चीज है ग्रेटिट्यूड, यानी जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। अक्सर हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं। हम वो नहीं देखते कि हमें क्या मिला है। जो हमें मिला है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मिला हुआ। तो ये एक बिल्कुल एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड, कि आपके अंदर हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देने का एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए निकलने के लिए बहुत सारे लोग अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, शुरुआत में जो अभी अध्यात्म में नहीं है, वो प्रेयर का सहारा ले सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र का सहारा ले सकते हैं, या अपने आसपास की वाइब्रेशंस को क्लीन करने के लिए चैंटिंग मशीन्स भी आजकल आती हैं, जिसके अंदर गायत्री मंत्र या अपना परम शांति माँ का महामंत्र भी उस मशीन के अंदर होता है। तो वो भी 24/7 हम प्ले करने के लिए अपने घर में लगा सकते हैं, ताकि हमारी सराउंडिंग्स की वाइब्रेशंस थोड़ी सी क्लीन हो जाएं। इसके बाद आता है माइंडफुलनेस, यानी लिव इन प्रेजेंट। आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम से फोकस मत कीजिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, जो आपका आज है। जैसे गीता में भी कहा है, भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। यानी आप अपने वर्तमान को देखिए, वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप हो जाएगा। भूत आपके हाथ में था ही नहीं, क्योंकि आप में आत्म जागृति नहीं थी। और दूसरी चीज है, अक्सर हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा के राई से पहाड़ बना देते हैं। वहीं जी, अगर हम अपना नजरिया बदलें, अपना एटीट्यूड बदलें, तो प्रॉब्लम्स की जगह हम उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें। आप बिल्कुल सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पाएंगे। बजाय प्रॉब्लम का जिक्र करने से हम उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, हमारा कंसंट्रेशन उस पे आएगा, हम एकाग्रचित्त होंगे, तो बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो भी पहाड़ जितनी, जैसे बापूजी कहते हैं ना, पहाड़ जितना दुख भी राई बन के, राई से रुई बन जाएगा। तो ऐसी जी, तरीके से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सारा कुछ हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, जब हमने कहा कि लिव इन प्रेजेंट, तो उसके लिए हम ब्रीदिंग का सहारा भी ले सकते हैं। जो हमारी श्वास है, जो हमारी सांस है, जी, बेसिकली अवर ब्रीथ इज मैग्नेट ऑफ नाउनेस। यानी जो हमारी सांस है, ये ही तो हमको प्रेजेंट मोमेंट का एहसास दिलाती है। जी, सांस रुकी और सब खत्म। सांस है तो ये जीवन है। तो इसका मतलब सांस एक बहुत अच्छा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीने का, प्रेजेंट को फील करने का। लाइक जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन में आप भी इनहेल एक्सहेल के थ्रू एक जी, मेडिटेशन की शुरुआत के अंदर जी, आपने निकाला हुआ है। तो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। जो लोग नए जी। हैं वो लोग इस हाँ, प्रैक्टिस इससे बहुत आसानी हो जाती है, एटलीस्ट आपका मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली। लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है। लोग कुछ भी सुन ले तो भी कहते हैं कि नहीं, मन तो इधर उधर ही जा रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि अपने अंदर श्वासों को पहले ऑब्जर्व करना सीखो थोड़ा। एंड इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, प्राणायाम में बहुत सारी टेक्निक्स है।
जैसे मेडिटेशन भी इसी की एक टेक्निक है, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं कर पाते। तो उसके स्टार्ट के लिए ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप श्वासों पे ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। और दूसरी चीजें अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जैसे हम मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो बहुत सारे विचार उसके अंदर आते हैं और हम थॉटलेसनेस में या विचार शून्यता की स्थिति के अंदर हम नहीं जा पाते। तो वो कैसे करें? तो उसका भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लीजिए जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं विचार शून्यता के लिए उन थॉट्स को रिपेल करने की, यानी उनको विरोध करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। इस प्रकृति का जीवन का नियम है। आप जिस चीज का जितना विरोध करेंगे वो उतना आपके सामने आएगी। जितना आप थॉट्स को रिपेल करेंगे उतने ज्यादा आएंगे। तो कभी भी उन थॉट्स को रिपेल करने की कोशिश मत कीजिए। यू ट्रीट दोज थॉट्स जस्ट लाइक अनवांटेड अनअटेंडेड गेस्ट एट योर होम। यानी कई बार होता है कि हमें अपने घर से निकल के कहीं जाना है और अचानक कोई गेस्ट हमारे आ गए, हमारा जाना भी बहुत अर्जेंट है, बहुत ही इमरजेंसी, हमें जाना ही है, तो हम उन गेस्ट को वो टाइम नहीं दे सकते, उतना अटेंड नहीं कर सकते जो हम नॉर्मल कोर्स में करते। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनको अटेंड करने में इग्नोरेंस के अंदर कुछ ना कुछ हम किसी तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि वो गेस्ट समझ जाए और वो जल्दी से चला जाए। तो यही बिहेवियर हमें उन थॉट्स के साथ करना है कि ये अनवांटेड गेस्ट हैं, ये अनडिजायर्ड गेस्ट हैं जिनको हम नहीं चाहते, तो उनको अटेंशन मत दो। और जब आप अटेंशन नहीं देंगे तो वो बहुत जल्दी अपने आप से आपके दिमाग से दूर हट जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप अपने ध्यान में आगे चले जाएंगे। इसके अलावा एक और तरीका है, लाइक सारी घटनाएं जैसे बापूजी बताते हैं हमारे कारण शरीर में, या हम कहें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम रहती हैं। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, चाहे पहले हो चुका या आज हो रहा है, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे मन बुद्धि संस्कार में रिकॉर्ड हो गया सबकॉन्शियस माइंड में, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे व्यवहार में आगे चलते जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को ही चेंज करें, उस सबकॉन्शियस माइंड को ही रिप्रोग्राम करें, तो भी हम हमारे जीवन की अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। उसका तरीका है कि लाइक जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस देके अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें। रादर अपने ही माइंड को नहीं, समटाइम्स होता है कि सामने वाले किसी और इंसान से हमें प्रॉब्लम है, तो हम जैसे मॉर्निंग टाइम में, जब मॉर्निंग टाइम मेडिटेशन का कहते हैं बहुत अच्छा होता है और मॉर्निंग के अंदर हैप्पी हार्मोन भी बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, ये भी हमें अभी डॉक्टर बहन ने बताया था। तो इस तरीके से क्या है कि मॉर्निंग टाइम में जब सभी सो रहे होते हैं तो इस ब्रह्मांड की शक्तियां भी एक्टिव होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है। तो उस वक्त हम अपने माइंड के साथ साथ सामने वाले को भी वो सिग्नल्स भेज के, लाइक जैसे हमने पहले भी बात की है कि आज हम इस शारीरिक पांच तत्वों की दुनिया में हैं, इसीलिए हम जुबान से बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं। लेकिन जब हायर डायमेंशन में होते हैं, जहाँ पांच तत्वों का शरीर नहीं होता, कम्युनिकेशन वहां भी होता है, लेकिन वो संकल्पों की भाषा होती है। यस, वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो अब ठीक, जिसको अभी भी कई बार होता है टेलीपैथी जिसको हम बोल देते हैं अभी प्रेजेंट में, तो इसी तरीके से सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में हम सिग्नल्स भेज करके उस जो भी मेलाफाइड हमारी चीजें हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप में, तो हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं। अपने साथ साथ हम सामने वाले को भी कर सकते हैं कि भाई हमने भी माफ किया, माफी मांगो और माफ करो। दोनों चीजें उसके अंदर बाइलेटरल हमको चलना है कि हमें माफ करना भी है और माफी मांगनी भी है, और सबकॉन्शियस माइंड को भी एक रीप्रोग्राम करना है। देन इसलिए इसके बापूजी ने कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आई थिंक इसलिए बापूजी ने कहा क्योंकि हम अपने वाइब्रेशंस के थ्रू, हमारे जो थॉट्स हैं, हम जो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए भी ले रहे हैं और घर में भी जो हम फैला रहे हैं, उससे जो वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो वाइब्रेशंस घर की चेंज होगी, उससे जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के साथ साथ जो भी उस ऑरा में आएंगे वो भी बदलेंगे। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल, एक्चुअली वैसे ऐसी भी बदलाव होगा। वैसे भी जो भी इमोशंस हमारे अंदर जाते हैं वो सबसे पहले हमारे से ही फ्लो होते हैं, चाहे जी वो गुस्से का हो या वो प्रेम का हो। हम जी 4% भौतिक हैं एंड 96% हम ऊर्जावान प्राणी हैं। यानी जी ऊर्जा का इतना ज्यादा रेशो है और सब कुछ एनर्जी है, तो वो एनर्जी चाहे प्रेम की हो या गुस्से की हो, सबसे पहले हमारे अंदर फ्लो होती है। प्रेम की है तो हमें फायदा देगी, गुस्से की है तो हमें नुकसान देगी। तो इसीलिए इस चीज को समझेंगे तो हम उसी तरीके से ही बिहेव करेंगे कि जो भी हमारा एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो सबसे पहले मुझे ही अफेक्ट कर रहा है, बाद में सामने वाले को करेगा। जी तो ठीक इसी तरीके से हम अपना एटीट्यूड चेंज करें। एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें हैं कि अपने बिहेवियर के अलावा जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसको भी बदलें। लाइक हम कई बार पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं जो जनरल एटीट्यूड है, जबकि उसकी जगह एटीट्यूड ये चेंज करें कि नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव छिपा हो सकता है।
नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करें। ये जी एटीट्यूड भी तब डेवलप होता है जब हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनते हैं। जब जी हमारा एक जी आध्यात्मिक स्तर आ जाता है तो हम एक छोटी-छोटी नेगेटिव चीज़ के अंदर भी पॉजिटिव चीज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी महर्षि अरविंद का। वो महर्षि तो बहुत बाद में बने हैं। अगर आज़ादी की लड़ाई का किस्सा किसी ने भी पढ़ा हो या एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आज़ादी की लड़ाई के समय ही जो अरविंद जी थे वो भी उस आज़ाद भारत की लड़ाई में ही एक शामिल होने वाले, जैसे भगत सिंह जी, महात्मा गांधी थे, तो उसी तरीके का उसी का हिस्सा थे ये भी आज़ादी की लड़ाई की। लेकिन उनकी डेस्टिनी थी उनकी आत्मजागृति। पर जी उस वक़्त जो हमारे भारत की परिस्थितियाँ चल रही थी और जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई का संगठन चल रहा था, तो उस समाज के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियाँ थीं और वो जानते हुए भी वो उन ज़िम्मेदारियों को नकार नहीं पा रहे थे और उनके टाइम का मैक्सिमम फ़ोकस था समाज के प्रति, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति, उस आज़ादी की लड़ाई के प्रति। जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ऐसी स्थिति में नियति ने कदम उठाया। नियति ने कदम उठाया और वो एक केस के अंदर फँस जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। जेल के अंदर भी उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और ब्रिटिश राज्य में ये तरीका था कि जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्हें एकांतवास में रहना पड़ा, यानी एक अकेली कोठरी में। उस जेल में रहते हुए उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और वहीं उनकी आत्म जागृति हुई। जी यानी जिस नेगेटिव चीज को सोच रहे थे कि भाई एक सही रास्ते पे चलने वाला इंसान जो समाज के लिए समाज सेवक है, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई एक गलत केस में फंसा कर। बाद में हालांकि जेल में ही उस गवाह की हत्या भी हो गई और उनकी फांसी की सजा भी माफ हो गई और वो उस जेल से बाहर आ गए। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो वो आत्म जागृत हो चुके थे। जी यानी कई बार हम अपने गोल को नहीं पहचानते तो नियति हमें हमारी सही राह दिखाने के लिए कई बार नेगेटिव रास्ता भी उठाती है। तो ये जी हमें समझने की और पहचानने की ज़रूरत है बहुत कि हमारी बहुत नियति सही कहा, बहुत बढ़िया बात कही और आई थिंक ये सबको बहुत नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जब भी उनके साथ परिस्थिति उल्टी होती है, विपरीत हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण ढूंढने का एक ये सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है। और कुछ नहीं तो अभी हम द्वैतवाद में रह रहे हैं। जी द्वैतवाद में जी मतलब राइट हम अलग हैं, ईश्वर अलग है। हम ईश्वर को एक अलग सत्ता के रूप में देखते हैं। तो जी इस द्वैतवाद में भी हम उस ईश्वर को जो एकमात्र सृष्टा है, इस सृष्टि का रचयिता है, उस एकमात्र सत्ता को हम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो हम्म हम ईश्वर पे ये विश्वास करें कि जो कुछ भी ईश्वर डिसाइड करेगा, वो हमेशा मेरे भले के लिए होगा, मेरा बुरा ईश्वर कभी नहीं करेगा। जी अगर बिल्कुल हमने एक दिल की गहराइयों से, अपने अंतर्मन की गहराइयों से अपने अंदर ये विश्वास डेवलप कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सोचा, तो भी हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा कि अगर मेरे साथ जीवन में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे कुछ पॉजिटिव छिपा हुआ हो। हो सकता है ये जी नेगेटिव, आज मेरा इतना नेगेटिव को मैं बड़ा करके सोचूं, तो मैं ये भी सोच सकती हूँ कि हो सकता है कुछ बड़ा नेगेटिव होने वाला हो जो छोटे में ही हो गया। तो हमारी जी सोच और समझ पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि हम ईश्वर पे विश्वास करें और हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज निकालने की कोशिश करें। नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढें तो हमारा जीवन और आसान हो जाएगा और लाइफ में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। नहीं, जी अदरवाइज हम क्या होगा, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर भी नेगेटिव चीज़ों में परेशान हो जाएँगे, तनाव ले लेंगे और एक तनाव से हम 10 बीमारियों का घर अपने शरीर में बना लेंगे, जो फिर जी आगे और प्रॉब्लम की क्रिएट करेगा। जी इसी तरीके से है कि जैसे बापूजी का ज्ञान, हमारे संकल्पों के बारे में हम कहें, बापूजी ने हमें बताया कि संकल्पों से ही ये सृष्टि बनी है, तो संकल्पों से ही तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, जैसे हम संकल्प भेजेंगे वही हमारा वातावरण बनेगा, वही हमारा व्यवहार जी बनेगा और वही हमारा संबंध बनेगा, हमारी रिलेशनशिप के अंदर होगा। हम्म तो अब इसी तरीके से कई बार है हम अपने जीवन में कुछ नियम बना के अपने आप को जान करके, बेसिकली ये एक यात्रा है। जब तक हम पिरामिड के नीचे के लेवल पे रहते हैं, हमारे सोचने और समझने का दायरा बहुत सीमित होता है। लेकिन जब हम उस पिरामिड के ऊपर जाते हैं, हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बन जाते हैं, तो हमारे सोचने समझने का दायरा भी बड़ा हो जाता है। बेसिकली जी हम सीमित से असीमित की ओर चले जाते हैं। जी और बिल्कुल यही हमारे लाइफ की जर्नी है। जिस असीमित ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के से भी परे असीमित जो दुनिया है हायर डायमेंशंस की, जहां से हम आए हैं बेहद की आत्माएं, तो वही हमारी जर्नी है, वही हमारा गोल है, वही हमारी डेस्टिनी है, हमारा लक्ष्य है कि हमें वहां पहुंचना है। तो जी सीमित से असीमित की यात्रा है ये, देहभान से आत्म जागृति की यात्रा है। उसके लिए हमें आत्म जागरूक होना होगा और तनाव से बाहर निकलने के लिए ये आत्म जागृति कहें, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहें या हम अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने का कहें, इस यात्रा को कहें, स्व को जानने की जर्नी कहें,
ये सब एक ही चीज है और हमें इस पर अपने कदम बढ़ाने होंगे, तभी हम स्ट्रेस से बाहर निकल के इस कंटिन्यूअस चेंजिंग जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, उससे बाहर निकल पाएंगे और उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जो कि हमें बापूजी ने दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का। इसमें मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी आपको। जी ये इसको आप देख सकते हैं, आई थिंक इट इज क्लियर। ये जी जी क्लियर है। एक रिवर्स पिरामिड है। इसकी भी हमने उसके अंदर पास वाले वीडियो के अंदर बताया था। जी इस रिवर्स पिरामिड में देखेंगे तो इट इज जस्ट एक रिवर्स कॉनिकल शेप है। यानी हम मान सकते हैं कि ये जो संसार है ये एक अंधा कुआं है और अगर आप डर की, शर्म की, शिकायत की अगर फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं अपने जीवन में, तो आप इस कॉनिकल शेप में यानी इस अंधे कुएं के बिल्कुल बॉटम में हैं, जी बॉटम में है और हमें इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो जैसे इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर 200 तक की एनर्जी देखेंगे तो वहां हम सिर्फ विक्टिम रोल प्ले करते हैं। यानी मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, विक्टिम रोल में हूँ। जी लेकिन जी वही हम 200 से ऊपर जहां देखिए एक्सेप्टेंस वाला एक फिगर एक जगह लिखा हुआ आ जी रहा है, यानी जी एक्सेप्टेंस में जाते हैं, जैसे हमने अभी बात की एक्सेप्टेंस फॉरगिवनेस में, तो हम उस लेवल पे हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल भी हायर होती है। और जब जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ता जाता है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाता है और हम अगर स्ट्रेट पिरामिड को देखें तो हम उसके टॉप पे पहुंचते हैं, रिवर्स पिरामिड को देखें तो भी हम उसकी सतह पर पहुंचते जाते हैं अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ा के, और एक एनलाइटनमेंट का लेवल तक हम अचीव कर सकते हैं और उसके बाद में स्व परिवर्तन से इस विश्व परिवर्तन जो हमारे बापूजी का गोल है उसके अंदर भी अपना सहयोग दे सकते हैं और कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड या अभी कुछ रह गया हो? एक छोटी सी चीज और है। जी अक्सर हम लोगों की कोशिश होती है, लाइक चाहे गुस्सा हो या प्रेम हो या किसी भी तरीके का इमोशन हो, जी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग हमें समझें। जी हम हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ही लोगों को समझ लें? बिल्कुल बिल्कुल उल्टा भी तो हो सकता है। हम बिल्कुल। सोचते हैं कि वो लोग हमें प्रेम दें, तो फिर मैं सबको प्रेम दूं। हम्म। हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि वो प्रेम हम देने की शुरुआत ही हम कर लें? हम भी करें जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी आत्मा का तो ओरिजिनल गुण है असीमित जी प्रेम, जी असीमित बिल्कुल आनंद, असीमित बिल्कुल। हर चीज। हमारी आत्मा के अंदर हर चीज असीमित है, जी लेकिन जी हमें अपनी आत्मा के उन गुणों को जागृत करने की जरूरत है। तो जी जिसके लिए हम अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, आसपास के वातावरण पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वहीं अगर हमने अपनी आत्मा के सही गुणों को जागृत कर लिया तो हमें सारा वातावरण वैसा ही नजर आएगा जैसा कि हम जी चाहते हैं। और जी सभी परमानंद पूर्ण, परम शांति से परिपूर्ण, असीम शांति से परिपूर्ण हमें नजर आएगा और हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए आज की जो डिस्कशन है अब मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी क्योंकि मैं भी बहुत ही ध्यान से सब सुन रही थी और तो सबसे अच्छा इसमें आज अगर मैं समराइज करूं कि अभी हमने आज पूरे सेशन में स्ट्रेस को समझा। हमने समझा कि ये स्ट्रेस हमारे फिजिकल बॉडी पे, हमारी मेंटल बॉडी पे, इमोशनल बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट लाता है। फिर हमने इससे ये भी समझा कि इसको मैनेज कैसे किया जाए और इसको मैनेज करने के साथ साथ हमने ये समझा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी। क्योंकि हमें ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी सब हो सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल सब हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको धारणाएं लेनी पड़ती है, अपने व्यवहार में लाना पड़ता है, अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। और साथ ही साथ बहुत सुंदर बात करी रीटा बहन ने कि हमें अगर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बनना है तो हमें कुछ चीजें अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी, जैसे हमें एक्सेप्टेंस पावर बढ़ानी पड़ेगी, हमें गेम प्लानिंग जो होती है, ब्लेम गेम जो होती है वो हमें कम करनी होगी, हटानी होगी अपनी लाइफ से कि हमें आदत पड़ी है सब पे ब्लेम करने की। फिर हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए। और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी हमारे जीवन में नकारात्मकता हो रही है उसको हम पॉजिटिव वे में सोचें। उन्होंने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाया। तो आई होप ये सब चीजें जो भी हमने सुनी है, समझी है, इससे हम अपने जीवन का जो स्ट्रेस है
तनाव है उसको कम कर सकेंगे। और सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि बापूजी ने हमें ज्ञान में कहा है, चिंता चिता समान है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, अभी वर्तमान में जो है हम जैसे है उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है, उस पर अभ्यास करना है, और जो बीत चुका है उसको हमें लेट गो करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे इमोशंस को लेट गो करना सीखें। उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, अपने जीवन के लिए जो कुछ भी करना पड़े उस पर लग जाइए और स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बने। और ओवर टू यू, आप गीता बहन कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगी, जैसे आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं हम उनको बाहर ढूंढते हैं, प्रेम जी है, शांति है, परमानंद है, ये हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि ये हमारे अंदर है। हमारी जी परिस्थिति बिल्कुल मृग की तरीके से है, जो कस्तूरी उसके अंदर है और वो उसे ढूंढने के लिए पूरे वन वन फिरता है। बिल्कुल और बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी है, बिल्कुल उसी मृग की तरह है कि जो चीज हमारे अंदर है उसे हम बाहर ढूंढते हैं। बिल्कुल अगर हम अपनी बिल्कुल। आत्म जागृति करके अपनी आत्मा के गुणों को ही पहचान लें तो ईश्वर के ही बंदे हम हैं, ईश्वर के ही कण हम हैं, ईश्वर भी हमारे अंदर है। और जी अंत में मैं फिर कबीरदास जी का एक छोटा सा दोहा और बोलना चाहूंगी, जस्ट 1 मिनट। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिल्यो, पल भर की तलाश में। यानी अगर आपने अपनी आत्मा की खोज कर ली तो पल भर में आप ईश्वर को भी पालेंगे, जबकि उसी ईश्वर की तलाश में हम न जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैं फिर सबको यही कहूंगी कि सिर्फ जरूरत है आत्म जागृति की, जी स्पिरिचुअल होने की जगह स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट बने, तो हम जी तनाव मुक्त जीवन भी जी सकते हैं और अपनी आत्म जागृति भी कर सकते हैं और ईश्वर जी को भी पा सकते जी बिल्कुल। बस इसी के साथ हम भी खत्म करेंगे, हमारा टाइम भी पूरा हुआ। तो लास्ट में यही कहूंगी, देखिए हमारे साथ आत्म जागृति अभियान में जुड़िए। हमारा जो मेन चैनल है बापूजी का, उसके साथ जुड़िए। बापूजी दशरथ भाई पटेल आप सर्च मारिए, आपको पता चलेगा। वहां पे आपको बहुत ही बेहद के परम ज्ञान की बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। हमारे इस चैनल पे भी हमारे जो बापूजी ज्ञान देते हैं उसकी वीडियोस है, जिसकी जर्नी आत्मा से ही शुरू होती है, स्वयं को जानने से ही होती है। तो आप वहां की प्लेलिस्ट पे जाइए और आप वहां पे अपनी यात्रा आत्मा की शुरू करिए। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यही बोलना चाहूंगी कि चेक करिए अपने आप को, करेक्ट करिए और चेंज करके आगे बढ़िए। आत्म जागृति में लग जाइए, अब नहीं तो कभी नहीं। जी हैं। चेंज एंड करेक्ट, ट्रिपल सी को हमेशा ध्यान रखिए, चेक चेंज एंड जी करेक्ट, ताकि आप बिल्कुल। हर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आत्मा की स्थिति को चेक कीजिए, लगता है कुछ गलत है तो करेक्ट करके आगे बढ़िए, चेंज करके। जी बहुत जी सही साक्षी बहन ने दिया ट्रिपल सी, जी हमेशा इसको याद रखिएगा। जी जी जी। तो चलिए, थैंक यू सो मच रीटा बहन, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। मुझे तो बहुत पर्सनली मजा आया और इंफॉर्मेटिव भी रहा। थैंक यू सो मच रीटा बहन, आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को पूरा वीडियो सुनने के लिए बेहद की परम महाशांति। आपको थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करेगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। परम शांति। परम शांति।